नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आज के हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन जो हैं सभी यूपी ट्रिपल एससी के किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इनको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा आप, इनको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन जो है रिपीट हो के बहुत बार यूपी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। इसमें जो आपको मैं इसके साथ में इन्फॉर्मेशन दूंगा वो सारे इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर अपने पास में नोट करके रख लीजिएगा, जिसमें आप जो है उसे बाद में रिवीज़न कर सकें और वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएं और एग्ज़ाम में आप उसे कभी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, तो फिर शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है? ऑप्शन है हमारे उद्देशिका, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार, 7वीं अनुसूची। इन चारों में से हमें बताना है कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है संकल्पित है, प्रतिष्ठापित है। यह संविधान में जो है भाग 4 में है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक 36 से लेकर 51 के बीच में वर्णित है। ठीक, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है आपका लोअर 2 बार आया हुआ है। लोअर 2004 में आया था, लोअर 2013 में आया हुआ था ये एग्ज़ाम में। ठीक, अब चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ऑप्शन है ये हमारा मद्य निषेध लिखा हुआ है। मद्य निषेध, गौरक्षण और पर्यावरण संरक्षण और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इन चारों में से बताना है। इसमें जो है अनुच्छेद 45 के अनुसार 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के प्रारंभ के 10 वर्षों में कहा गया था, जब संविधान बना था तो कहा गया था 10 वर्षों के भीतर जो है सभी बालकों को जो 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इसको अनिवार्य किया गया था, इसका अनिवार्य उपबंध बनाया गया था। परंतु जो है 86वें संविधान संशोधन में इसको 2002 में जो कि हुआ था, 2002 में अनुच्छेद इसे जो है अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत इसको मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया कि जो है 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा जो है वह निःशुल्क की जाए। इसीलिए जो है सरकार योजना चलाती रहती है और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में। चलते हैं, अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय, मानव तस्करी इसको कह सकते हैं आप, और ज़बरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? इनमें से हमें ये बताना है 23वां, 26वां, 24वां या 32वां। भारतीय जो 23वां अनुच्छेद है यह जो है मानव का क्रय विक्रय या फिर इसको तस्करी कह सकते हैं और ज़बरदस्ती मजदूरी पर निषेध लगाता है। इससे ई के द्वारा जो है प्रतिषेध है। इसमें जो है उपबंध का कोई भी उल्लंघन जो है अगर होता है तो वह जो है विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा, दंडनीय अपराध होगा वह। और यह अनुच्छेद जो है ये हमारा मूल अधिकार है, यह मूल अधिकारों में आता है। चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता, यानी ये समता लिखा हुआ है, ठीक, यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? 14वां, 13वां या 17वां या 26वां? यह बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो हमें विधिक समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 यह हमें विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता का अधिकार, समता का अधिकार प्रदान करता है।
इसके अंतर्गत क्या होता है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी के ही तहत जो है गवर्नमेंट जो है वकील भी प्रोवाइड करती है। सरकारी वकील अगर किसी के पास में नहीं है वकील किसी केस में, तो वो 20 में ही प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा। चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा होगा। इन सब क्वेश्चन को आप जो है पहले खुद भी अटेम्प्ट ज़रूर कर लिया करिए। उससे जो है अगर आपने पढ़ लिया है तो उससे आपको इसका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस चीज़ को सीखें कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आते हैं, तो वो भी जब इससे पढ़ लेंगे कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकेंगे। ये जो है विधान भवन रक्षक 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। यह जो है 2019 के लोअर के एग्ज़ाम में आया था, जो 1/10/2019 को हुआ था। चलते हैं फिर हम ये वाला देखेंगे क्वेश्चन। इसमें क्या है इसका आंसर? इसमें जो होगा डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रीति रिवाजों की रक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। ठीक, और फिर संविधान के 2 अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। कौन से वो अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद है 29, 29 और अनुच्छेद 30। यह जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए है। अल्पसंख्यकों, ठीक, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के लिए। यह जो है अनुच्छेद जो है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए है। इसमें जो है वो अपने शैक्षिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। यह जो है अनुच्छेद 30 के से दिया गया है यह अधिकार, और अनुच्छेद 29 से हमें उनके हितों की रक्षा होती है। चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन है हमारे। बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं। क्रिश्चियन मिशन स्कूलों की एक संख्या स्थापित करते हैं। माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है। इनमें जो है हम जानते हैं कि यह जो है अनु 15 में दे रखा है, इसके बारे में उसकी व्याख्या कर रहा है, समता का अधिकार। और फिर उसके बाद में यह जो है कहीं पर भी बसने और कहीं पर भी हम कार्य करने का हमें 19 में यह अधिकार दे रखा गया है अनुच्छेद। और उसके बाद में हमारा जो है यह अनुच्छेद 30 में अभी मैंने बताया कि हाँ वो अपने इस वाले क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 30 में कि शैक्षणिक संस्थान और अपने निज स्कूल जो है वो खोल सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं। ये आपको मैंने 30 इसमें बताया था, वही चीज़ इसमें है। लेकिन जो ये माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी और उनके बच्चे होते हैं, यह जो है हमारा कोई भी मूल अधिकारों में नहीं आता है, ये किसी भी मूल अधिकारों में। ठीक, मूल अधिकार की जो है हमें जो है व्याख्या किस में की गई है? भाग 3 में। और कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और यह जो हैं सारे हमारे मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, जो कि न्यायालय में अगर हमारे मूल अधिकार का कहीं पर भी उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपना दावा कर सकते हैं कि हाँ हमारा यहाँ पर मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उसे कोर्ट उसकी तुरंत सुनवाई भी करेगी। चलें अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान में किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है? 4 ऑप्शन है हमारे। उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल। इन चारों में से बताना है हमें कि किसको सौंपा गया है कि जो मौलिक अधिकारों को लागू करवाए और उसमें कुछ भी दिक्कत होती है तो उसको करवाए सही। इसका ऑप्शन सही है हमारा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को दिया गया है यह उत्तरदायित्व विशेष कि आपको जो है किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देना है।
यही जो है हमारे सभी के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकार होते क्या हैं? ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होते हैं। हमें जीवन जीने के लिए, जिससे हम अच्छा जीवन जी सकें, इज्जतदार जीवन जी सकें, उसके लिए हमें जो है मूल अधिकारों की ज़रूरत होती है। कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ किसी ने भी तानाशाही में ये चीज़ मूल अधिकार नहीं होते। हमारे यहाँ जो है मूल अधिकार दिए गए हैं कि नहीं, आप जो है कोई भी इनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, नागरिकों को सबको प्रदान किए जाते हैं। ये मौलिक अधिकार जो होते हैं वह न्याय योग्य होते हैं न्यायालय द्वारा, और संवैधानिक प्रक्रिया के अलावा इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके लिए बड़ी ही लंबी संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके द्वारा ही इसमें कोई भी संशोधन किया जा सकेगा। बिना आसानी से इसे नहीं किया जा सकता। कहाँ पे वर्णित है वो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें एक चीज़ और भी याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में जो एक पहले, अभी इस टाइम पे जो है संपत्ति का अधिकार नहीं है हमारा मूल अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार भी हमारे मूल अधिकारों में था। तो फिर हमारे कितने थे मूल अधिकार? 7 थे। अब जो है हमारे 6 हैं। हमारा संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। चलिए अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार। इन चारों में से बताना है कौन सा संवैधानिक अधिकार उपचारों का अधिकार के तहत आता है। अभी ये चीज़ हमने आपको पहले बताई थी। इन चारों में से हमें बताना है कौन सा होगा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार के तहत आता है, और इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनी कराने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है। रिट कौन सी टाइप की? रिट जो है 5 प्रकार की जारी कर सकता है। एक, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरी परमादेश, तीसरी अधिकार प्रत्यक्षा, और चौथी प्रतिषेध, और पांचवी उत्प्रेरण। यह जो है इनमें से कोई भी रिट जैसी उच्चतम न्यायालय को लगेगी वैसी इनको जारी कर सकता है। चलिए देखें अब अगला क्वेश्चन हमारा। इनके बारे में पूछा जाता है कि यहाँ कितने प्रकार की रिट जो है जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, अगर मौलिक अधिकारों का कहीं पर हनन हो रहा है तो। यह क्वेश्चन जो है आपका आया था 2000। चलिए हमारा ये 9वां क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉरवर्ड भी कर दीजिए, कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे जो है हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। और अगर आपको कुछ और चाहिए, कुछ भी और समस्या है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी आपको जो समस्या हो वो बता सकते हैं, या किसी और टाइप के कुछ भी वीडियो चाहिए, आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान पूरी तरह से किया जाए। चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन को। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? यह है हमारे पास ऑप्शन ए 11, बी है 9, सी 10 और डी है हमारा 12। इनमें से बताना है कि कितने संशोधन में कितने हमारे मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन को किसने किया था? ये सरदार, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी की अनुशंसा पर हुए थे। कब हुए थे ये भी पूछा जा सकता है। 1976 में हुए थे। और भारतीय संविधान में उस टाइम पर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इन मौलिक कर्तव्यों को लिया कहाँ से गया था? रूस से लिया गया था, शामिल किया गया है। इसमें जो है फिर बाद में तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब इसके बाद में चलिए अब देखते हैं अगला हम क्वेश्चन लास्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? उससे पहले, वीडियो ख़त्म होने से पहले जो है सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। हाँ, आप ही से कह रहे हैं, जिसने अभी तक नहीं दबाया है उसे दबा दीजिए, जिसमें जो है आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर इसके आंसर देख दीजिए। देखते हैं इसको। ए 6, बी 7 और सी जो है 9 और डी जो है 11। इनमें से हमें बताना है कि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे डी
11 हैं। क्या है इसमें जान लीजिए। जब 2002 में, क्यों, पहले तो आपको इसमें हमने बताया कि 10 थे, 10 शामिल किए गए थे 1976 में, तो ये 11 कहाँ से आ गए। अब 11 इस तरह से आए कि 2002 में फिर से एक संविधान संशोधन किया गया, जो संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन था। इसमें क्या कहा गया, इसमें प्रत्येक माता पिता को, अभिभावक को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसका जो बच्चा हो वह 6 से 14 वर्ष की आयु तक का बच्चे को पूरा शिक्षा का अवसर मिले और उसको शिक्षित किया जाए। यह जो है अब सभी अभिभावकों को कर्तव्य सौंपा गया मौलिक कर्तव्य के अनुसार। ये तब फिर हमारे जो हैं सभी के फिर मौलिक कर्तव्य कितने हो गए, 11 हो गए। यह किस में जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था भाग 4 का में। इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा अच्छे। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें आपको फिर से इसी तरह से बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा 2019 में आया था लोअर के एग्ज़ाम में। तो हम सभी क्वेश्चन जो हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में आज तक के आए हुए सभी क्वेश्चन इसी तरह से करते रहेंगे, जिसमें आपको आगे एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और चाहे वो प्री पेट एग्ज़ाम हो, प्री हो ये, और उसके बाद चाहे मेंस, आपको सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन जो हैं मिल जाएं। और इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूं कि आपके एग्ज़ाम्स में भी मिल जाएंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।